यूनिवर्सल क्लासेस में कक्षा 8 के सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प अध्याय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अध्याय का नाम है अध्याय 7, किशोरावस्था की ओर। बिल्कुल, ये जीवन का एक ऐसा दौर है जिससे हम सभी गुजरते हैं और इसमें जो बदलाव होते हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि अक्सर इसे लेकर कई सवाल होते हैं, कई जिज्ञासाएं होती हैं। जी, तो आज की इस चर्चा का उद्देश्य यही है कि किशोरावस्था से जुड़े शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बदलावों को बहुत ही सरल भाषा में समझा जाए। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि बचपन से बड़े होने की यह प्रक्रिया असल में होती कैसी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन-कौन सी होती हैं। अच्छा। मानव विकास को मुख्य रूप है 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है शैशवावस्था। ये जन्म से शुरू होती है। हाँ, जन्म से लेकर लगभग 6 वर्ष तक। फिर आती है बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक चलती है। और फिर किशोरावस्था। बिल्कुल, 12 वर्ष से शुरू होकर लगभग 18 वर्ष की आयु तक। और यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। तो किशोरावस्था को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मतलब क्या है ये? देखिए, किशोरावस्था जीवन की वो अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता। हाँ, ये लगभग 12 साल की उम्र से शुरू होकर 18 साल तक रहती है। और एक रोचक बात ये है कि लड़कियों में ये अवस्था लड़कों से 1-2 साल पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा, और मैंने एक शब्द सुना है, यौवनारंभ। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। किशोरावस्था के दौरान शरीर में जो भी अनेक परिवर्तन आते हैं उन्हीं को यौवनारंभ या अंग्रेजी में प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये सारे बदलाव यौवनारंभ है। जी, और इसमें सबसे पहला और साफ दिखने वाला परिवर्तन है लंबाई का बढ़ना। हाँ, ये तो बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल, इस समय शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां सब में तेजी से वृद्धि होती है। और जैसा मैंने कहा, शुरुआत में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं। लेकिन बाद में लड़के भी अपनी पूरी हाइट तक पहुंच जाते हैं ना? हाँ, लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। पर यहाँ एक बात और भी है, सबकी लंबाई एक जैसी तो नहीं बढ़ती? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लंबाई माता पिता से मिले जीन पर भी बहुत निर्भर करती है। मतलब जेनेटिक्स का एक बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। ठीक है, तो लंबाई के अलावा और कौन-कौन से शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं इस दौरान? कई महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, जैसे कि शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति मतलब बॉडी शेप? हाँ, बिल्कुल। लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। अच्छा। और लड़कियों में कमर का जो निचला भाग है वो चौड़ा हो जाता है। और एक और बड़ा बदलाव है आवाज में परिवर्तन। लड़कों में स्वर यंत्र, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, वो विकसित होकर बड़ा हो जाता है। हाँ, वो गले में उभरा हुआ सा दिखता है। बिल्कुल, उसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। इससे आवाज भारी हो जाती है। और लड़कियों में? लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा होता है, इसलिए वो सामान्यतः बाहर से दिखाई नहीं देता। और आवाज पतली या कह सकते हैं हाई पिच्ड रहती है। एकदम सही, उच्च तारत्व वाली होती है। अच्छा, त्वचा के स्तर पर भी तो कुछ बदलाव होते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस दौरान स्वेद और तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मतलब पसीना और तेल ज्यादा निकलने लगता है। जी, और इसी वजह से चेहरे पर फुंसियां और मुहासे पिंपल्स हो जाते हैं। ये तो बहुत आम समस्या है इस उम्र में। हाँ, और ये पूरी तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है। शारीरिक बदलावों के साथ साथ क्या मानसिक स्तर पर भी कुछ होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इस अवस्था में मानसिक और बौद्धिक परिपक्वता भी आती है। असल में इस समय मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा? हाँ, सोचने समझने का ढंग बदलता है, व्यक्ति अमूर्त विचारों को समझने लगता है। एक तरह से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपक्व हो जाता है। अच्छा, एक टर्म है गौण लैंगिक लक्षण, ये किन्हें कहते हैं? ये वे लक्षण हैं जो लड़कों और लड़कियों में भेद करने में मदद करते हैं, पर सीधे प्रजनन में हिस्सा नहीं लेते। जैसे कि? जैसे यौवनावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होना और लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना। बिल्कुल, ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। और इन सभी बदलावों के पीछे का साइंस क्या है? मतलब इन्हें कंट्रोल कौन कर रहा है? इन सभी बदलावों का मुख्य कारण है हार्मोन्स। हार्मोन्स? जी, लड़कों में यौवनारंभ के साथ वृषण यानी टेस्टीज पौरुष हार्मोन बनाना शुरू कर देते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। एकदम सही, टेस्टोस्टेरोन। और वहीं
लड़कियों में अंडाशय मतलब ओवरी स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन बिल्कुल उसे उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। तो ये 2 हार्मोन ही इन सारे बदलावों के लिए जिम्मेदार हैं। मुख्य रूप से हाँ। अब बात करते हैं जनन काल की अवधि की। इसका क्या मतलब है? जब किशोरों के वृषण और अंडाशय युग्मक यानी गैमीट्स बनाने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक मतलब लड़कों में शुक्राणु और लड़कियों में अंडाणु। जी, और महिलाओं में इसी से जुड़ी एक और प्रक्रिया है। हर महीने गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु मतलब जाइगोट को ग्रहण करने के लिए खुद को तैयार करती है। और अगर निषेचन नहीं होता? तो जब निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की वो मोटी आंतरिक परत रक्त वाहिकाओं के साथ टूटकर शरीर से बाहर निकल जाती है। और इसी को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। हाँ, मेंस्ट्रुएशन। स्त्रियों में ये जननावस्था लगभग 12 साल से शुरू हो जाती है और करीब 50 वर्ष की आयु तक चलती है। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए यूनिवर्सल क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, और ऋतुस्राव या माहवारी के बारे में कुछ और बातें जानना भी बहुत जरूरी है। बताइए। यह लड़कियों और महिलाओं में होने वाली एक बिल्कुल प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया आमतौर पर 3 से 7 दिन तक चलती है और लगभग 28 दिनों के बाद फिर से होती है। और ये इस बात का संकेत है कि लड़की का शरीर प्रजनन के लिए विकसित हो रहा है। बिल्कुल। सबसे जरूरी बात, ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक सामान्य और स्वास्थ्यपूर्ण प्रक्रिया है। और इस दौरान साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। समय समय पर सैनिटरी पैड बदलना और शरीर को साफ रखना बहुत अहम है। चलिए अब एक बहुत ही रोचक सवाल पर आते हैं। जन्म लेने वाले शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है? इसका निर्धारण गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। क्रोमोसोम्स? जी, स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं यानी XX, और पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है यानी XY। तो प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, स्त्री के अंडाणु में तो हमेशा X गुणसूत्र ही होगा। ठीक है। लेकिन पुरुष के शुक्राणु 2 तरह के हो सकते हैं, आधे X वाले और आधे Y वाले। अच्छा, तो सब कुछ पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। हाँ, निषेचन के समय यदि पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे और शिशु लड़की होगी। बिल्कुल। और यदि पुरुष का Y गुणसूत्र स्त्री के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में XY गुणसूत्र होंगे और शिशु लड़का होगा। एकदम सही। तो इससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। ये जानकारी तो कई सामाजिक भ्रांतियों को दूर कर सकती है। निश्चित रूप से। हमने टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की बात तो की, लेकिन शरीर में और भी बहुत से महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा पूरा शरीर ही एक तरह से इन ग्रंथियों और हार्मोन्स के संतुलन पे चलता है। तो कुछ और जरूरी ग्रंथियों के बारे में बताइए। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। ये मस्तिष्क में होती है और वृद्धि हार्मोन बनाती है जो शरीर की लंबाई को नियंत्रित करता है। मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं इसे, है ना? हाँ, क्योंकि ये बाकी ग्रंथियों को भी कंट्रोल करती है। फिर है थायराइड ग्रंथि जो गले में होती है और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। जी, और इसकी कमी से गॉइटर नाम का रोग हो जाता है जिसमें गला फूल जाता है। अच्छा। और एड्रीनल ग्रंथि ये पेट के हिस्से में किडनी के ऊपर होती है। ये एड्रेनालिन हार्मोन बनाती है। फाइट या फ्लाइट हार्मोन। बिल्कुल, जो क्रोध, चिंता और उत्तेजना को संतुलित करता है। और अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज? अग्न्याशय इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है। इसका काम ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। सही कहा। और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह हो जाता है। और अंडाशय और वृषण की तो हमने बात कर ही ली। हाँ, जो क्रमशः एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। तो आज हमने किशोरावस्था की इस पूरी यात्रा को बहुत गहराई से समझा, शारीरिक बदलावों से लेकर हार्मोन्स की भूमिका और लिंग निर्धारण तक। निश्चित रूप से। और इन बदलावों को समझना हमें इन्हें बेहतर ढंग से अपनाने में मदद करता है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सभी परिवर्तन बड़े होने की एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जाते जाते हमारे युवा श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि हार्मोन्स शरीर में कितने सारे बदलावों को नियंत्रित करते हैं। तो क्या कोई सोच सकता है कि संतुलित आहार और नियमित व्यायाम इन हार्मोनल क्रियाओं को स्वस्थ बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? इस पर जरूर विचार करें। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। एक स्वस्थ जीवन शैली बहुत जरूरी है। तो आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और हमारे श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें कि इसी प्रकार का कंटेंट देखने के लिए यूनिवर्सल क्लासेस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।